नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं संस्कृत साहित्य का परिचय लेकर आया हूं कि संस्कृत साहित्य का क्या क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, गद्य पद्य इत्यादि जितनी भी चीज़ों को आप जानते हैं, मतलब सुने हैं, नहीं भी जानते अगर जो भी साथी सुने हैं, तो इनका ओरिजिन, इनका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, कैसे क्या हुआ, क्योंकि इससे संबंधित जैसे एलटी ग्रेड हो गया या जीआईसी वगैरह हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया और सी टेट हो गया, टेट हो गया, अन्य भी परीक्षाओं में ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो मैं उसी पर आपसे के साथ विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य, आइए। संस्कृत भाषा में बहुत प्राचीन है काव्य शब्द। प्राचीन है, प्राचीन ही लिखा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यह प्राचीन है। ठीक है, इधर से मात्रा लगा दीजिए और ना लिख दीजिए तो हो गया प्राचीन। ठीक है, ओके। काव्य जो शब्द है वो संस्कृत भाषा में बहुत प्राचीन है। अब काव्य किसे कहते हैं? कवि के कर्म को कहा जाता है काव्य। कवि है कर्म काव्यम, यह काव्य। बाकी उधर फिर काव्य का लक्षण आने लगा, तो शब्दार्थौ सहितो काव्यम या तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये अलग अलग है, अभी वहां नहीं जाना है। तो कवि के द्वारा किए गए कार्य को ही काव्य कहा गया है। कवि में प्रकृत प्रत्यय क्या है? काव्यम में, काव्य शब्द में प्रकृत प्रत्यय क्या है? तो कहे कि कवि है, कवि शब्द है, शत प्रत्यय है और मिलकर काव्यम नपुंसक लिंग में काव्यम शब्द बना है। ठीक है, आइए। ये यूनिक, मतलब ऐसे टॉपिक हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन आप जब अपने सिलेबस में देखेंगे तो वहां पर संस्कृत साहित्य लिखा होता है। कु अथवा कव धातु से बना है कवि शब्द। भुआदिगण आत्मनेपदी कवते, कवते बनता आत्मनेपदी में। ठीक है, ध्वनि करना, विवरण देना, चित्रण करना इत्यादि अर्थ है कवि का। कवि शब्द का क्या अर्थ है? ध्वनि करना, विवरण देना या चित्रण करना। महाकाव्य साहित्य विधा का उद्भव मिलता है वैदिक सूक्तों में। ठीक है, रामायण और महाभारत जैसे आर्ष काव्य है महाकाव्य। अब आइए काव्य के प्रकार। ठीक है, काव्य के प्रकार। काव्य के मुख्यतः दो प्रकार है, एक दृश्य काव्य, दूसरा श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जिसको सिर्फ देखा जाए और श्रव्य काव्य जिसको देखा जाए, श्रव्य माने देखना होता है, दृश्य माने देखना और श्रव्य माने सुनना। तो दृश्य काव्य जिसको देखा जाए, श्रव्य काव्य जिसको सुना जाए। अब देखने वाले में तो सुन भी सकते हैं, लेकिन जो सुनने में, रेडियो में क्या करेंगे, रेडियो जैसे है तो उसको सिर्फ सुन ही सकते हैं ना, देख नहीं सकते। लेकिन टेलीविजन में यदि कुछ देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, तो लैपटॉप में कोई चीज़ आ रही तो उसको देख भी रहे हैं और उसमें सुन भी रहे हैं। खैर, आगे उसको और बताऊंगा। तो श्रव्य काव्य के भेद हैं तीन। कौन कौन से? गद्य, पद्य और चंपू तीसरा। फिर गद्य काव्य के भेद हैं दो। अब जैसे श्रव्य काव्य के तीन भेद हुए ना, गद्य काव्य के दो भेद हुए, कथा आख्यायिका। पहले श्रव्य काव्य के तीन भेद हुए, गद्य पद्य चंपू, और फिर गद्य काव्य के दो भेद हुए, कथा आख्यायिका। ठीक है, गद्य काव्य देखेंगे तो जैसे आपको दश कुमार चरितम है, अब उसमें दो होते, एक कथा आख्यायिका है। तो उसमें देखेंगे कथा क्या है? कादंबरी है, आख्यायिका हर्षचरितम या दश कुमार चरितम है। पद्य काव्य के भेद है दो। अब गद्य काव्य के दो भेद हुए तो पद्य काव्य के भी दो भेद हैं, एक महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य। ठीक है, खंड काव्य को ही गीत काव्य कहते हैं। महाकाव्य के भेद माने जाते हैं दो। अब महाकाव्य के भी दो भेद हैं, एक चरित काव्य, दूसरा ऐतिहासिक काव्य। खंड काव्य के दो भेद हैं, एक प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य। ठीक है, अब दृश्य काव्य के, अभी तो मैंने श्रव्य काव्य के भेद आपको बताए थे, अब दृश्य काव्य के आपको बताते हैं भेद। दृश्य काव्य के भेद हैं दो, एक रूपक, एक उपरूपक। रूपक 10 होते हैं जिसमें नाटक, प्रकरण इत्यादि हैं। उपरूपक में जैसे नाटिका इत्यादि हैं।
उपरूपक 18 है, 10 रूपक 10 हैं। ठीक है, महाकाव्य देखिए, आइए देखते हैं महाकाव्य क्या है करें, क्योंकि उसमें आपके सिलेबस में है महाकाव्य, खंड काव्य, गीत, मतलब ये इस तरीके से चीजें हैं। तो महाकाव्य को सर्वप्रथम परिभाषित किया था आचार्य भामह ने। ठीक है, भामह के पश्चात किस आचार्य ने महाकाव्य का लक्षण दिया? तो दंडी ने दिया। ठीक है, महाकाव्य किस प्रकार से होगा इसका लक्षण दंडी ने दिया काव्यादर्श में। ठीक है ना, आइए अग्नि पुराण में किसका लक्षण प्रस्तुत होता है? तो महाकाव्य का। ठीक है ना, महाकाव्य का लक्षण अग्नि पुराण में भी है। महाकाव्य का विस्तृत लक्षण दिया है विश्वनाथ ने दिया है ना, उसमें आप देखें सर्गवंदो महाकाव्यम, इस तरीके से करके उन्होंने पूरा महाकाव्य का लक्षण दिया है, बहुत व्यापक, बहुत विस्तृत दिया है। काव्यादर्श में आचार्य दंडी ने भी दिया है, लेकिन उनसे ज्यादा विस्तार दिया है आचार्य विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण में। महाकाव्य में सर्गों की न्यूनतम संख्या जो बताई गई है वो कितनी है, या न्यूनतम सर्ग संख्या कितनी होनी चाहिए महाकाव्य में? मतलब महाकाव्य में एक तो महाकाव्य सर्गों में विभक्त होता है, वो आगे है, श्लोक भी है यहाँ पर। महाकाव्य सर्गों में विभक्त होता है, तो उन सर्गों में जैसे आप रघुवंशम देखेंगे तो 19 सर्ग है, या किरातार्जुनीयम देखेंगे तो 18 सर्ग है, सर्ग में विभक्त है ना, तो महाकाव्य सर्ग में विभक्त होता है। अब प्रश्न यह होता है कि कितने सर्ग होने चाहिए कि जिसको हम महाकाव्य कह दें? एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या है उस ग्रंथ की जिसको हम महाकाव्य करेंगे? कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। तो वही करें, महाकाव्य में सर्गों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 8। किसका विकास 2 पृथक मार्गों से हुआ है संस्कृत महाकाव्यों का? एक सुकुमार मार्ग, दूसरा विचित्र मार्ग। आरंभ महाकाव्य थे, मतलब आरंभिक महाकाव्य थे सुकुमार मार्गी। सुकुमार मार्ग को ही कहते हैं रसमयी पद्धति। प्रसाद गुण शैली से निरूपित मार्ग है सुकुमार मार्ग। प्रसाद शैली से जो निरूपित मार्ग है वह है सुकुमार मार्ग। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि कवियों की पद्धति है सुकुमार मार्ग। ठीक है, विचित्र मार्ग के रूप में पांडित्यपूर्ण शैली किसमें मिलती है? संस्कृत महाकाव्यों में। जो पांडित्यपूर्ण शैली है वह विचित्र मार्ग में। तो विचित्र मार्ग के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? तो विचित्र मार्ग के प्रवर्तक थे भारवी, आचार्य भारवी थे। उनका एकमात्र ग्रंथ जो मिलता है वो किरातार्जुनीयम है। ठीक है, और वहां पर उन्होंने इसका वर्णन किया है। यदि महाकाव्य आर्ष, मतलब जो ऋषि के द्वारा लिखा जाता है, ऋषि प्रणीत होता है, उसे आर्ष कहते हैं। यदि महाकाव्य आर्ष हो तो उसके सर्गों का नाम होना चाहिए आख्यान। ठीक है, आर्ष महाकाव्य के उदाहरण है रामायण और महाभारत। रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, महर्षि व्यास जी महाभारत को लिखे थे। प्राकृत भाषा में निर्मित महाकाव्य में सर्ग होते हैं। प्राकृत भाषा में निर्मित महाकाव्य में सर्ग होते, मतलब करेंगे आश्वास संज्ञक, आश्वास नाम वाले। प्राकृत भाषा में निर्मित महाकाव्य का उदाहरण है सेतुबंध। प्राकृत भाषा में जो महाकाव्य लिखा गया है वह सेतुबंध है। प्राकृत भाषा में निर्मित महाकाव्य में छंदों का प्रयोग होता है स्कंधक तथा गलितक। अपभ्रंश भाषा में निबद्ध महाकाव्य में सर्ग का नाम होता है कुडवक। अपभ्रंश भाषा में निबद्ध महाकाव्य का उदाहरण है कर्ण पराक्रम। आइए ये देखिए, प्रमुख महाकाव्यों के बारे में देखिए, लेखक है, फिर उनके ग्रंथ का नाम है, फिर उनमें सर्ग कांड या पर्व कितने हैं उसका विवरण है। वाल्मीकि रामायण 7 कांड, व्यास महाभारत 18 पर्व, कालिदास के द्वारा रघुवंश कुमार संभव लिखा गया 17 पर्व, कालिदास के द्वारा कुमार संभव लिखा गया 17 सर्ग, और कालिदास के द्वारा रघुवंश लिखा गया 19 सर्ग। सुघोष बुद्ध चरित 28 सर्ग, भारवी किरातार्जुनीयम 18, श्रीहर्ष नैषधीय चरितम है, अर्जुनीय ऊपर से आ गया है, नैषधीय चरितम या नैषधीय नैषध। ठीक है, 22 सर्ग हैं। माघ शिशुपाल वध ग्रंथ है 20 सर्ग। महाकाव्य का लक्षण ये देखिए दिया है पूरा विस्तार से कि सर्गबंधो महाकाव्यम तत्तरीको नायिका सुरः
सतवंशा क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्विता। एक वंश प्रभवा, एक वंश प्रभवा, कहीं पर एक वंश भवा लिखा। भूपा कुलजा बहोपि वा श्रृंगार वीर शांता नामेको अंगिरस रस इष्यते, मतलब श्रृंगार वीर और शांत इनमें से कोई एक अंगी या प्रमुख रस होता है। अंगान सर्वे रसा, और फिर अन्य अंगी मतलब ये अन्य अंगानि सर्वे भी, इन सब अंगों अंग सभी, रसा सर्वे नाट्य संध्या, और सभी रस और नाट्य संधियाँ होती हैं। ठीक है ना। अर्थ देख लेना, ज़्यादा मैं विस्तार नहीं देना चाहता, संक्षिप्त ही बताना चाहता हूँ। इतिहासोद्भवम वृत्तमन्यद्वा सज्जनाश्रयम, मतलब इतिहास प्रसिद्ध जो है ना घटना होनी चाहिए जो इसकी कथा वस्तु होगी। चत्वारस्तस्य वर्गाः शुस्तेष्वेकं च फलं भवेत्, आदौ नमस्क्रिया शीर्वाम वस्तु निर्देश एव वा, मतलब जो नमस्कारात्मक वस्तु निर्देश या नमस्कारात्मक वस्तु निर्देशात्मक आशीर्वादात्मक मतलब इत्यादि मंगलाचरण करें। फिर एक वृत्त मयि पद्येर वसानेन्य वृत्त कई है, नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिकायि, नाना वृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते, सर्गान्ते भावि सर्गस्य कथा यः सूचनं भवेत्। और संध्या सूर्येन्दु रजनी प्रदोष ध्वांत वासराः प्रातर मध्याह्न मृगया शैलर्तु वनसागरः शंभो विप्रलम्भौ च मुनि स्वर्ग पुराध्वराः रणप्रयाणोपयं मंत्रपुत्रो दयादयः वर्णनीया यथा योगम सांगोपांगा अभि इह कविर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा नामास्य सर्गोप देय कथया सर्ग नाम तो ये साहित्य दर्पण में है। ठीक है, यह ग्रंथ, यह जो है विवरण जो है यह साहित्य दर्पण में प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसको देख लेना, क्योंकि कई बार होता क्या है कि प्रश्न यह पूछा जाता है कि महाकाव्य का लक्षण क्या है, और उसमें महाकाव्य का लक्षण ऐसे नहीं पूछा जाएगा, उसमें बस इतना पूछा जाएगा कि महाकाव्य में न्यूनतम कितने सर्ग होते हैं, या महाकाव्य में न्यूनतम कितने सर्ग होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का जो है प्रश्न आपसे पूछेगा। तो अब इन चीज़ों को हमें लगता है कि आप अगर तैयार करके रखेंगे, जैसे पूछेगा कि भाई महाकाव्य का जो नायक होता है, महाकाव्य का जो नायक होता है वह किस प्रकार का होता है, मतलब किस कोटि का होता है, तो अब यह आपको बताना पड़ेगा। धीरोदात्त होता है। ठीक है, धीरोदात्त होता है। ठीक है, नायिका के बारे में पूछ लेगा, उसमें जैसे एक और पूछेगा कि प्रमुख रस कौन से होते हैं। ठीक है, प्रमुख रस कौन से होते हैं, तो उसके बारे में आपसे पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से तैयार करके रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये महाकाव्य के बारे में आइए, ये देखिए कि महाकाव्य, इसका अर्थ मैंने बताया है कि महाकाव्य सर्गबंध होता है, इसमें एक देवता अथवा धीरोदात्त और सतवंशोत्पन्न क्षत्रिय नामक नायक होता है। कुलीन एक वंश में उत्पन्न होने वाले अनेक राजा भी नायक होते हैं। श्रृंगार वीर एवं शांत रसों में से कोई एक रस अंगी होता है तथा अन्य सभी रस अंग होते हैं। सभी नाट्य संधियां इसमें होती हैं। इसका कथानक ऐतिहासिक या लोक में किसी सज्जन पर आश्रित होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इस चतुर्वर्ग में से एक उसका फल होता है। उसमें आरंभ में नमस्कार, आशीर्वचन तथा वस्तु निर्देश होता है, मतलब ऐसा मंगलाचरण भी किया गया होता है। कहीं दुष्टों की निंदा, सज्जनों के तथा सज्जनों के गुणों का वर्णन होता है। एक सर्ग में एक प्रकार का छंद होता है तथा सर्ग के अंत में अन्य पद्यों का प्रयोग किया जाता है। इसमें
ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े, 8 से अधिक सर्ग मतलब न्यूनतम 8 सर्ग होते हैं। कोई सर्ग अनेक छंदों वाला भी देखा जाता है। सर्ग के अंत में भारवी मतलब अगली सर्ग की कथा की सूचना होती है। संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, प्रदोष काल, अंधकार, दिन, प्रातः काल, मध्याह्न, पर्वत, ऋतु, वन, सागर, संभोग एवं विप्रलंब, मुनि, स्वर्ग, पुर, अध्वर्म, यज्ञ, रण, प्रयाण, यात्रा, यात्रा प्रयाण को कहते हैं, विजय यात्रा, विवाह, मंत्र, पुत्र और अभ्युदय आदि ये सब महाकाव्य में यथा अवसर मतलब अवसर के अनुसार इनका सांगोपांग वर्णन होना चाहिए। कवि वृत्त मतलब चरित्र, नायक अथवा उपनायक के नाम के अनुसार इसका नाम होना चाहिए। सर्ग में वर्णित कथा के अनुसार सर्ग का नाम होना चाहिए। जैसे शिशुपाल वध का प्रथम सर्ग कृष्ण नारायण संवाद के नाम से प्रचलित है। महाकाव्य यथा रघुवंश, शिशुपाल वध और नैषध। खंड काव्य देखिए, काव्य के एक भाग, एक देश मतलब एक भाग का अनुसरण करने वाला है कहा जाता है खंड काव्य। खंड काव्यम भवेत काव्य से देशानुसारी चा, काव्य के एक देश मतलब एक भाग का अनुसरण करने वाला होता है खंड काव्य। यह खंड काव्य का लक्षण। खंड काव्य का उदाहरण जैसे मेघदूत, मेघ और खंड काव्य को ही कहा जाता है गीत काव्य। मुक्तक काव्य का उदाहरण है अमरूक, शतक, ऋतु संहार, मेघदूत आदि है खंड काव्य। संस्कृत गीति काव्य के प्रवर्तक हैं कालिदास। पहला गीत काव्य इनका मेघदूत ही माना जाता है। और गीत काव्य के भेद हैं दो, श्रृंगारी गीत काव्य, दूसरा है स्तोत्र काव्य या धार्मिक गीत काव्य। संस्कृत वांग्मय का प्रथम गीत काव्य है ऋतु संहार। सॉरी, इनका मैंने मेघदूत बताया सबसे पहले, चूंकि इनकी पहली रचना जो है ऋतु संहार ऋतु, तो ऋतु संहार वो जो है गीत काव्य की पहली रचना है। ठीक है, आगे माफी चाहता हूँ, कभी कभी ध्यान मेरा भी नहीं ध्यान में रहता। जिसमें छंद लेश मात्र भी ना हो उसे कहते हैं गद्य। वृत्त गंधेजितम गद्यम। गद धातु मतलब व्यक्त वाचाम, व्यक्तायाम वाची। ठीक है, गद धातु से यद प्रत्यय लगकर बना है गद्य शब्द। मानव की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया यह अर्थ है गद्य का। गद्य काव्य को दंडी ने विभाजित किया दो भागों में, कथा आख्यायिका। एक कथा दूसरी आख्यायिका। गद्य का प्रथम रूप हमें प्राप्त होता है यजुर्वेद में। ध्यान रखिएगा, यदि प्रश्न पूछा जाए कि गद्य का पहला जो हमें रूप प्राप्त होता है या पहला सबसे जो विवरण प्राप्त होता है वह यजुर्वेद में। दश कुमार चैतम क्या है? गद्य काव्य है। सरस वस्तु, वस्तु माने कथा वस्तु, सरस कथा वस्तु गद्यों के द्वारा ही विनिर्मित होती है कथा में। कथायाम सरसम वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितम। कादंबरी क्या है? कथा है। ठीक है, कादंबरी का अर्थ मदरिया होता है। कहीं आर्या तो कहीं वक्त्राव वक्त्र छंदों का प्रयोग होता है कथा में। कथा के समान होती है आख्यायिका। कवि के वंश का कीर्तन होता है आख्यायिका में। आख्यायिका कथा वत्स्यात् कवेर वंशानुकीर्तनम। कवि के वंश का कीर्तन होता है आख्यायिका में। आर्या तथा वक्त्राप वक्त्र, यहाँ वक्त्राव वक्त्र है, वक्त्राप है। वक्त्राप वक्त्र छंदों में से किसी एक का प्रयोग होता है आख्यायिका में। हर चरितम है आख्यायिका। आख्यायिका विभक्त है उच्छ्वास में। आख्यायिका जो विभक्त होता है उच्छ्वास में। हर चरितम में 8 उच्छ्वास है। समास के प्रयोग तथा वृत्त भाग के निवेश की दृष्टि से गद्य के प्रकार माने जाते हैं 4। मुक्तक 1, मुक्तक 2, वृत्त गंधे 3, उत्कालिका प्राय, उत्कालिका प्राय तीसरा है, चौथा चूड़क है। करें आद्यम समास रहितम, समास से रहित गद्य रचना को कहते हैं मुक्तम। मुक्तक कहते हैं, मुक्तम नहीं। वृत्त भाग युतम परम, करें जहां गद्य में छंद के अंश आ जाएं तो उसे कहते हैं वृत्त गंधी। लंबे समासों से युक्त गद्य कहलाता है उत्कलिका प्राय। अन्यद दीर्घ समाढ्यम। और करें तुरियम चाल्प समासकम। अल्प समासों से युक्त गद्य को कहा जाता है चूड़क। आइए चंपू काव्य। चुरादगणीय चप धातु से उन प्रत्यय करके ऊंग आदेश पर बनता है चंपू शब्द। ठीक है, आगे आइए देखिए। जिस रचना में गद्य पद्य का समान प्रयोग किया जाता है वह है चंपू। चंपू में गद्य और पद्य दोनों होते हैं। ठीक है ना। चंपयति अर्थात साह्यु गमयत प्रयोजयति गद्य पद्य इति चंपू। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू रीत्यभिधीयते, यह लक्षण है चंपू का। गद्य पद्यमय काव्य को कहा जाता है चंपू। और चंपू काव्य के बीज सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं वेदों में।
हरिश्चंद्रोपाख्यान का सुंदर निदर्शन है चंपू काव्य का। हरीश चंद्रोपाख्यान सुंदर निदर्शन है चंपू काव्य का। नाट्य साहित्य ये दृश्य काव्य के भेद दो हैं, एक रूपक एक उपरूपक। अभिनय योग्य काव्य कहलाता है दृश्य। तद्रूपा रोपात्तु रूपकम, नट में रामादि के स्वरूप का आरोप होने के कारण उस दृश्य काव्य को कहा जाता है रूपक। रूपक के कितने भेद है? 10। उपरूपक के भेद हैं कुल 18। नाट्य विज्ञान पर सर्वप्रथम ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। ऋग्वेद, ऋग्वेदे इसमें हो गया, ऋग्वेद है वो, ध्यान रखिए। ऋग्वेद के कतिपय संवाद सूक्त प्राचीनतम रूप है नाटक का। लोक कथाएं, लोक कथाएं मुख्यतः आश्रित हैं वृहत कथा पर। वृहत कथा के रचनाकार हैं गुणाढ़। पैशाची भाषा में लिखा गया है वृहत कथा। वृहत कथा श्लोक संग्रह के लेखक हैं बुद्ध स्वामी। देखिए, एक तो वृहत कथा है, फिर वृहत कथा श्लोक संग्रह एक और रचना है जिसके लेखक हैं बुद्ध स्वामी। बृहत कथा मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र हैं। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथारणव के लेखक शिवदास हैं। ये लोक कथाएं सारी लोक कथाओं के ग्रंथ हैं। कथा कौतुक के लेखक श्रीवीर हैं। पुरुष परीक्षा के लेखक विद्यापति हैं। भोज प्रबंध के लेखक बल्लाल सेन हैं। बृहत कथा श्लोक संग्रह में कुल सर्ग है 28। बृहत कथा श्लोक संग्रह में कुल सर्ग है 28 और बृहत कथा श्लोक संग्रह में कुल श्लोक हैं 4539। बृहत कथा मंजरी में कुल अध्याय है 19। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखा है। बृहत कथा मंजरी में कुल श्लोक हैं 7500। कथा फरित सागर में कुल लंभक है 18। कथा फरित सागर में कुल तरंग है 124। कथा सरित सागर में कुल श्लोक है 21388। ठीक है, तो ये एक संक्षिप्त जो है आपका संस्कृत साहित्य का आपका परिचय रहा। ठीक है ना, जहां पर महाकाव्य क्या है, नाटक क्या है, गीत काव्य क्या है, ठीक है ना, चंपू काव्य क्या है, लोक कथाएं क्या हैं, ये सारी जो है कथा साहित्य में आप जाएंगे तो आपको पंचतंत्र और हितोपदेश भी मिलेगा। तो दोस्तों, इतना ही यह विषय रहा। निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छा सा अच्छा विषय सारी चीज़ें लेकर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप लेकर आया जाए और आपको चैनल पर सब निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाए। बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहिए। जो भी सुझाव है सबका स्वागत है। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक ले